उत्तराखंड में लखपति दीदी मेले का शुभारंभ, सीएम धामी ने लोगों से की स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील। उत्तराखंड में आज मनाई जा रही बूढ़ी दिवाली, सीएम धामी ने इगास की दी बधाई, पहाड़ी लोग ढेलों लेकर मनाते हैं पर्व। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के बाद हुई पहली बैठक, प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों ने संभाला कार्यभार, संचालित योजनाओं पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में 10 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, हरिद्वार, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के बदले कप्तान चंद्रमोहन सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रुड़की में सरकार के खिलाफ किसानों ने जताई नाराजगी, गन्ना का मूल्य घोषित करने की उठी मांग, पैरोई सत्र का बहिष्कार करने की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद सभागार क्षेत्र में पंचायत चुनाव की पहली बैठक संपन्न हुई और बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की जानकारियां ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों को दी। जहां इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जिला विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया, पहले क्षेत्र पंचायत की बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं जो अपने अपने विभाग से संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। आज क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक थी। सबसे पहले हमने ये रखा कि जो विभाग के हमारे प्रतिनिधि नहीं आए उन प्रतिनिधियों को पूछा जाए वो किस कारण से नहीं आए और अगली बैठक में वो उपस्थित हो, ताकि जितनी समस्याएं आज क्षेत्र पंचायत की बैठक में आई हैं, जो जिस विभाग से संबंधित है उन विभागों को भेजा जाए और उनसे आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करने का प्रयास करें। और जो पेयजल और ये सड़क नाली और इनकी जो समस्याएं आई हैं उनको क्षेत्र पंचायत के जो हमारे प्रमुख साहिबा हैं उनके अध्यक्षता में जो चलेगा, सबको साथ लेकर काम किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत बहादुराबाद की बैठक रखी गई है। निर्वाचन इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हमारे सम्मानित सदस्य जीत के आए हैं वे लोग अपनी क्षेत्रों की, अपने पंचायतों की समस्या उन्होंने रखी है। और क्योंकि काफ़ी डिले होने के बाद इलेक्शंस हुए, कई समस्याएं हैं, तो उनको सब एक एक करके सभी संबंधित अधिकारियों विभागों के सामने रख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये पहली बैठक है और जिस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है विभागों के द्वारा कि जल्द से जल्द उसमें निस्तारण होगा, कार्य होने चाहिए। देखिए, आज बहादुराबाद ब्लॉक में यहाँ पे बीडीसी की बैठक की गई। आप सब जानते हैं बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पे चुनाव हुआ, तो ये पहली बीडीसी की बैठक है। और बीडीसी की बैठक पूरे सदन के सामने बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताते हैं डिपार्टमेंट्स को। साथ ही क्योंकि पहली बार बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो कि नवनिर्वाचित हैं, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो सभी विभागों के द्वारा हमने सभी विभागों को डायरेक्शंस दिए थे कि सभी क्षेत्रीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बताया जाए कि सभी विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, ताकि सभी को भलीभूती जानकारी हो कि अपने अपने एरिया में कैसे विकासशील कार्य वो करवा सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं, जैसे सफाई को लेके इश्यूज आए, कुछ हॉस्पिटल्स को लेके इशू आए, कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को लेके समस्याएं सामने आई हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट से भी चर्चा की जाएंगी कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि सभी विभागाध्यक्षों के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारी तरफ से सभी विभाग के अध्यक्षों को बताया गया था कि बीडीसी की बैठक है, आया जाए। लेकिन जो जो नहीं है वहाँ पे एक बार देख लिया जाएगा, लिस्ट देखी जाएगी कौन कौन यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। कई अध्यक्षों का, विभाग अध्यक्षों का मेरे पास स्वयं फोन भी आया, जानकारी आई कि वो किसी और कारणवश यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे थे, तो देखा जाएगा। 22वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जनपद में आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर देर शाम जिला कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रतिभाग किया और विधायक ने इस अवसर पर नशा मुक्ति संकल्प के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता और रैली का आयोजन कराने का सुझाव दिया।
उत्तराखंड में अगले सप्ताह तक शुगर मिल में पेरोई सत्र शुरू होने वाला है, जहां हरिद्वार जिले की सभी शुगर मिल पेराई सत्र की तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक गन्ने के भाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और पेरोई सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार मूल्य घोषित नहीं है, जिससे किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं मंगलौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, उत्तराखंड में पेराई सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। ये मिल अभी 2-4 दिन में चलने वाली शुगर फैक्ट्री है जिले की, और सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। ये फैक्ट्री ही ऐसा करती है कि जो बिना भाव घोषित हुए ही गन्ना डालना शुरू कर दे किसान। पर्ची पर भी 0-0 पड़ा हुआ वो। दुनिया में कोई आपने ऐसी चीज नहीं देखी होगी कि जिसको रेट जो हो वो 0-0 पड़ा हुआ हो। ये गन्ने की पर्ची ही पहली बार ऐसी आती है जो 0-0 रेट पड़ा हुआ हो। और हम डिमांड करते हैं यहाँ की सरकार से कि महंगाई को देखते हुए कम से कम गन्ने का रेट 500 रुपए क्विंटल होना चाहिए। जिस तरीके से विधायकों ने, मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह दुगुनी करी, उसी तरीके से गन्ने के रेट भी बढ़ने चाहिए, अन्य वस्तुओं के रेट भी बढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी सरकार है, और ये देश को बेचने का ठेका इन सरकारों ने ले रखा है। देश की जनता की तरफ सरकारों का कोई ध्यान नहीं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। रुड़की में खानपुर से विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया, उनके द्वारा एक 180 करोड़ रुपए को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके पास सभी एविडेंस हैं, जिसके आधार पर उन्होंने 2017 से यह मामला उठाया था, जिसकी रेगी करते हुए उन्होंने देखा लगभग 100 लोगों के ऐसे खाते थे जिनको यह भी मालूम नहीं कि उनके पास कोई ऐसा खाता भी है और ऐसी कोई कंपनी भी है। वहीं उन्होंने बताया, उक्त वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहते हुए के.एस. पवार ने यह पैसा कमाया है और के.एस. पवार की पत्नी को उन्होंने हाउसवाइफ होना बताते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच CBI और ED से कराए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस मामले को सहारा स्कैम पार्ट 2 का नाम दिया है। ऐसा है कि ये मामला तो मेरे खुद की जांच पड़ताल करके दस्तावेज जुटाकर 1 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मेहनत की, तब ये इकट्ठा किया, और ये मामला मेरे नियंत्रण का मामला है, मैं जानता हूँ। और अगर इसमें मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास दस्तावेज इतने हैं कि हम देखिए, नकल मामले में आप किसी को शक के आधार पर लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेज का मामला है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकों में पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे अगर ये लोग इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे तो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या है, हर बार अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। कभी तो वो कोविड को कहते हैं कि वो भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। ऐसे ही वो कहते हैं कि साहब 2010 में तो पवार ने उससे इस्तीफा दे दिया था, वो उसमें निदेशक ही नहीं है, उनकी पत्नी है। मतलब किसी की पत्नी है और जो खुद हाउसवाइफ हैं, उनकी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उनकी कंपनी में पैसा जमा हो रहा है, और आप अपने के.एस. पवार को आज भी बचाना चाहते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सारे OSDs और सलाहकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रमेश भट्ट, धीरेन्द्र पवार के खिलाफ मैंने एक बहुत बड़ा मामला खोला था कि सिंधवाल गांव में इन्होंने कई एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीदी, और उसके बाद उस गांव तक पहुंचने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड 12 महीने के अंदर PWD ने पुल बना दिया। वो भी PIL हाई कोर्ट में मैंने दाखिल की, मामला लंबित है, इशूड नोटिस है। कितने मामले में बताऊं, इनके नजदीकी संजय गुप्ता, जिन्होंने सूर्यधार लेक के घोषणा होने से पहले लगातार आसपास की सारी जमीनें खरीद डाली, और जब वो सारी जमीनें किसानों से औने पौने दामों में खरीद ली गई, उसके बाद इन्होंने वहां सूर्यधार लेक की घोषणा करी। संजय गुप्ता, उनकी पत्नी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी के नाम पर संयुक्त जमीनें चामासारी के अंदर है, जिसकी रजिस्ट्रियां मैं पहले भी जारी कर चुका हूं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मंगलौर में व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट करने वाली घटना का
एसपी देहात कार्यालय पर सीओ पंकज गैरोला ने खुलासा कर दिया और पुलिस ने घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से लुटी हुई 5 लाख की नकदी, 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की। बताया जा रहा है रुड़की निवासी व्यापारी की टॉफियों का होलसेल का कारोबार है और 13 अक्टूबर को राहुल गर्ग कलेक्शन कर मंगलौर से वापस रुड़की लौट रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने अब्दुल कलाम चौक पर उनसे नोटों से भरा बैग लूट लिया था और फरार हो गए थे और पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और उनकी तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। राहुल गर्ग के नाम के व्यापारी हैं रुड़की के, जो कस्बा बंगलौर में अपना थोक का व्यापार करते हैं। वो अपना कलेक्शन करके लौट रहे थे 13 तारीख को। तो अब्दुल कलाम चौक के पास 3 बदमाशों द्वारा उन्हें डंडा दिखाकर उनका बैग छीन लिया गया था, जिसमें उनके लगभग 7.5 लाख रुपए की लूट लिए गए थे। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई, उसमें अभियोग पंजीकृत कर जो है तत्काल टीमें बनाई गई। टीमों के गहन पड़ताल, अवलोकन और सर्विलांस सबकी मदद से आज जो है मुखबिर की सूचना मिली, जिस पर 2 अभियुक्त फिरोज व आजम रुड़की के निवासी हैं। इनके द्वारा इनकी रैकी की गई थी, इनको पकड़ा गया, जिन पर 2 CMP व 2,60,000 रुपये बरामद हुए और इनका वादी का बैग। इनकी बताए गए जो इनके व्यक्तियों के साथियों के नाम थे, उसमें दानिश, एक दानिशपुत्र जाबिर और दानिशपुत्र मुजफ्फर, ये दोनों घोड़ावाला के निवासी हैं। वह इनका एक साथी झगड़ा, इन 3 के द्वारा इनके संग ये घटना किया जाना बताया गया। ये तीनों ने KTM मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन डंडा दिखाकर इनका ये लूटा था। इनकी सूचना के बाद इन दोनों शेष अभियुक्तों दानिशपुत्र जाबिर और दानिशपुत्र मुजफ्फर को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2,40,000 रुपये और लूट में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। इस द्वारा जो पहले घटना को इंतजाम किया गया, उस संबंध में जो है पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस पूरी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिससे बदमाशों द्वारा लूट की गई थी और रैकी करने जिस मोटरसाइकिल से की गई, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनसे बदमाशों से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 4 कारतूस और 5 लाख रुपए लूटी हुई जो धनराशि थी, उसमें से 5 लाख रुपए बरामद की। हल्द्वानी शहर के मुखानी स्थित कालिका कॉलोनी में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया, जहां एक पुलिसकर्मी की पत्नी की सिर पर वार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और मृतका की पहचान खष्टी देवी पत्नी शंकर सिंह के रूप में हुई। बताया जा रहा है शंकर सिंह बाजपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और उनका परिवार हल्द्वानी के मुखानी स्थित कालिका कॉलोनी में रहता है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी मची है। थाना क्षेत्र का मामला है, ये कालिका कॉलोनी है जहाँ पे शंकर बिस्ट और उनका परिवार रहता था। ये कुशवाली बाजपुर में तैनात है। इनकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ पे अकेले रहते थे। आज दिन में इनकी पत्नी जब यहाँ अकेली थी तो संभवतः कोई बाहर से अनजान व्यक्ति आया है और उसके बाद इस घटना को कारित किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित कर दी गई हैं। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अपने मौके पे अपना काम कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चमोली में जिला कार्यकारिणी गठन से संबंधित उत्तराखंड क्रांति दल चमोली की एक बैठक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जिला संयोजक बृजमोहन सिंह सजवाण की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिला प्रभारी AP जुयाल और केंद्रीय मीडिया प्रभारी शांति प्रसाद भट्ट उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला संयोजक बृजमोहन सिंह सजवाण द्वारा दिगंबर सिंह फसरवाण के जिला अध्यक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं और निर्देशित किया गया कि वो जल्द ही जिला चमोली की संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन कर जनपद में जन मुद्दों पर कार्य करें। AP जुयाल जी के नेतृत्व में भ्रमण चल रहा है, संगठनात्मक चुनाव भी है। हमारा ये कहना है कि वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में न बेटी सुरक्षित है, न शिक्षा सुरक्षित है। महंगी शिक्षा हो रही है, संसाधनों में बाहर वाले डाका डाल रहे हैं।
तो हमारा ये मानना है संगठन को मजबूत कर कर गाँव-गाँव जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की राज्य विरोधी नीतियों को समझाना, ताकि भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे जनता समझ सके और इस सरकार को उत्तराखंड से बाहर फेंका जाए। इस सरकार ने जुल्म कर दिया है, चाहे फिर वो अंकिता हत्याकांड हो, चाहे फिर इनके विधानसभा अध्यक्ष फर्जी भर्ती कर अपने विधानसभा के अंदर अपनों को भर्ती कर रहे हैं। ये तमाम वो विषय हैं जिसको लेकर हम इस तरह से प्रभारी के नेतृत्व में भ्रमण कर रहे हैं। आज हम चमोली आए हैं, यहाँ संगठन का चुनाव होगा, उसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम पौड़ी में है और पूरे उत्तराखंड के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है और हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र विरोधी, राज्य विरोधी जो नीति है इसको जनता तक लेके जाएंगे। हमारा जो पार्टी का एक संगठनात्मक जो रचना है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और वर्तमान में जिलों का पुनर्गठन के दौर से हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम आने वाले नेक्स्ट ईयर हमारे विधान उसके केंद्रीय के चुनाव होंगे, तो उससे पहले हमारे नीचे लेवल के जो इकाई है उनका गठन किया जाए। लेकिन इसके अतिरिक्त हम जरा जन जागरण भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है 22 साल के राज्य में हमने खोया ही खोया, सब कुछ राज्य लेने के लिए भी खोया, हमने अपने बच्चे खोए, अपने मातृशक्ति का अपमान झेला, सब कुछ छोड़ा, लोगों ने अपने संसाधन व्यवसाय तक चौपट कर दिए और राज्य बनने के बाद जिस तरह से हमारा सबसे पहले हमारे सबसे बड़ा कुठाराघात हमारे मूल निवास पे किया और मूल निवास की आड़ में आज 22 साल में हमारे युवाओं की 35,000 नौकरियां यहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के मंत्रियों ने, विधायकों ने और विधानसभा अध्यक्षों ने बाहर के लोगों को बेच दी और वो आज 22 साल में लोगों को पता चल रही। वो भी जब हमारी बेरोजगारों ने आंदोलन चलाया तब RTI के माध्यम से ये बात खुलासा होकर के आई कि हम 22 सालों में चले गए। और दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी जिस राज्य में जिन्होंने राज्य बनाया, महिलाओं का एक आरक्षण दिया था 30% आरक्षण, हालांकि हमारी मांग थी 50% की, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था और उनको ये कहा गया था कि भाई इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की है, तो किसी तरह से वो 20% से 30% पर राजी हुई है और आज वो महिला आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया। दुर्भाग्य है कि हमारे घर में बाहर का आदमी करे कि इसको क्यों दे रहा है, बाहर का आदमी हरियाणा की महिला हाई कोर्ट में जा रही है और उसकी रीट एक्सेप्ट हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात तो यह है कि हमारा सरकार का अधिवक्ता क्या कर रहा है, किस बात के पैसे ले रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है और उनको जानबूझ के, क्योंकि ये हाई कोर्ट में ऐसे मामले ले जाते हैं कि वहाँ हमने हारना है, हमारा जो महाविद्यालय को इस बात की तनख्वाह दी जाती है तो ये जीतना नहीं है, हारना है, ताकि हम बाहर के लोगों को खुश कर। अभी विधानसभा जो भर्तियां इन्होंने करी थी, विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया मैं इनको कि आम आदमी बिजली का बिल देने की स्थिति में नहीं है। चमोली जिले के कई पैदल पुल जर्जर अवस्था में हैं और जहां कभी भी हादसा होने की संभावना है। गौरतलब है विकासखंड जोशीमठ के सीमांत क्षेत्र भल्ला गांव पैदल पुल, फागती पैदल पुल और गांवों को जोड़ने वाले पैदल पुल कई सालों पहले बन चुके हैं और पैदल पुल लगने के बाद आज तक इन पुलों की मरम्मत नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन का कहना है जर्जर पुलों का निरीक्षण करवाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो पुल है आजकल तो खैर थोड़ा ठीक है, लेकिन बरसातों में यहाँ चलना फिरना बड़ा मुश्किल होती है। जब जानवर आते हैं पुल का छत नाश होती है, आते हैं ठेकेदार 2-4 दिन के लिए और थोड़ा पेंटिंग करते फिर कुछ दिन में फिर उसका छेद हो जाता है। अब इतना पब्लिक है जो हमारे यहाँ कम से कम 1600 परिवार है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। अब चलने का रास्ता भी केवल एक ही पुल है और कोई माध्यम नहीं है कि जो हम गंगा जी पार कर सकें, तो इसलिए हम लोगों को बहुत परेशान है। सर पुल सन 75 का पुल है सर, ये वैसे राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ 1961 से है, 61 से है। इसको तो कम से कम तब तक अलकापुरी स्कूल भी नहीं थी, ना तो गोपेश्वर इंटर कॉलेज हाई स्कूल था शायद में, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटर कॉलेज तब से जुड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ इस इंटर कॉलेज की स्थिति को देखते हुए आज यहाँ छिनका राजकीय इंटर कॉलेज घमसाली छिनका के नाम से फेमस है ये स्कूल, शायद में ऐसी है। और ये स्कूल कम से कम आज इसमें गोपेश्वर से बढ़िया स्कूल होना था जो ये बना है। ये पुलिया काफ़ी पुराना है, 1975 में बना है, शायद में तब हम पैदा नहीं हुए थे, तब से बना है। तो ये पुलिया की जो स्थिति ऐसी है, लगभग ये लगा लो आप लोग ठेकेदारों को काम देते हैं, वो खाली रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बावजूद
खाली हल्का फुल्का जो वो होता है, जैसे कोई गांव वाले शिकायत करते हैं या कोई शिकायत करता है तो वो अपना सरकार, जो भी सरकारें आई है, चाहे वो बीजेपी मानो, चाहे कांग्रेस मानो, चाहे किसी को भी मान लो, जो भी सरकारें आई तो वो हल्का फुल्का जनता का मुंह बंद करने के लिए ये काम करवा देते हैं। और ठेकेदार जो है, ठेकेदारों को भी छोटा मोटा काम दे देते हैं और वो रिपेयर करते हैं। वो 6 महीने साल भर तक ये फिर उखड़ जाता है। इस पुल की जो स्थितियाँ इसको सुधारने के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए। काफ़ी पुरानी पुलिया है, इंटर कॉलेज काफ़ी पुराना है। इस इंटर कॉलेज की दिशा देखो, जो कि हमारे बाप दादाओं ने यहाँ से जो पढ़ने वाले थे, जो टीचरें बने हैं, जो वो बने, लगभग ज़्यादा जिला चमोली में कुछ स्कूलों में नाम यहाँ का भी आता है उस ज़माने का। 75 का फूल है यहाँ पे ये, और विगत कई सालों से तो कोई काम नहीं हुआ। ये वक्त है, मतलब ये है जब वो बोलते हैं जैसे टेम्परेरी जो काम होता है वो पूरा संपूर्ण काम कहीं पे नहीं हुआ है। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे इतनी जनता प्रसाद, इतना बड़ा गाँव है ये, इतनी आबादी वाला गाँव, 1600 परिवार का गाँव है ये। यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है और इसके बाद भी इस मतलब पुल का कभी निर्माण ढंग से नहीं हुआ है। ठेकेदार ने जो टेंडर लगाया है, कभी लगा रहा, थोड़ा लीपा पूजी कर रहा है, उसके बाद छोड़ दे रहा है। जनता इतनी प्रसाद है, जनता अपनी शिकायत किसके पास बोले भाई? कोई हमारी शिकायत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके माध्यम से इस चीज़ को हम शासन प्रशासन को सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पुल का निर्माण हो, और गाड़ी का पुल जो है बनना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक इंटर कॉलेज है, जहाँ पर इतने ये छिनका ग्राम सभा, न्याय पंचायत ग्राम सभा है। यहाँ पे इतना बड़ा पुरानी स्कूल है, 1962 की जो स्कूल है ये पूरे गांव को जोड़ता था। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ पर रास्ता ना ठीक है, ना पुलियाँ ठीक है, ना सड़कें ठीक है, जिस कारण लोगों का आवागमन बंद हो चुका है। लोग यहाँ से पलायन होने का कारण ही यही है, जिस कारण कि अगर यहाँ पे कोई सुविधा होती तो लोग आते गाँव में। लोग आधा से ज़्यादा तो कोई सुविधा है नहीं, इस चक्कर में लोगों का पलायन होना। तो भी आप जानते हैं कि सभी जानते हैं कि पलायन हो रहा है। अगर यहाँ पे सुविधा अच्छी हो तो लोग यहीं रहना सही करेंगे। धन्यवाद। 75 से बना हुआ है और आज तक इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। 1600 परिवार है। क्या कंडीशनर दयनीय है, बिल्कुल खराब है, जर्जर। ये गाड़ी का पुल बनना चाहिए। यहाँ पे इंटर कॉलेज भी नज़दीक है और हमको लगता है ये गाड़ी का पुल बनने से जितने भी पैदल पुल हैं ईदी घाटी के अंतर्गत ये अभी जर्जर स्थिति में है। जो भक्ति पौरसा नामक जो स्थान है, वहाँ पे जो पैदल पुल है उन्हें 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उसकी कंडीशन भी जर्जर स्थिति में है। और जो सुकी बलगांव है के पैदल पुल है, सभी जो हमारे ग्रामीण हैं इन्हीं पुलों से आवागमन करते हैं। हमारे घोड़े खच्चर तमाम जो हमारे साजो सामान हैं इन्हीं पुलों से हम लोग आवाजाही करते हैं। परंतु अभी तक इन पुलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कि कई पुल 15 साल से अधिक हो चुके हैं और कई पुल 40 साल से अधिक हो चुके हैं। इनका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जब से पुल बने हैं तब से लेकर आज तक इन पुलों में कोई काम नहीं किया गया है। तो आने वाले भविष्य में चिंता का विषय ये बनता है कहीं ये पुल की स्थिति गुजरात जैसी पुलों की स्थिति ना बन जाए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन पुलों पर ध्यान दिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। देश को जो देता अन्न,